जय जिनेन्द्र सर। समय हो गया है, हम नवकार मंत्र के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सर्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री अहो ज्ञान आचार्य के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान जय जिनेन्द्र सा सभी को। जिनेन्द्र। हाँ। हम्म। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना, अभी पूछ लूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। ये जो सर्वगात्मी प्रकृतियां हैं, इसमें इसमें अप्रत्याख्यान क्रोध का घाती गुण देश वीरती है। तो इसमें खाली अप्रत्याख्यान क्रोध ही लेना है या अप्रत्याख्यान चतुष्क लेना है? ये हम अभी करने वाले हैं, मतलब रिवीजन में ना, तब अच्छा। आप और पूछ लीजिएगा। वैसे चतुष्क लेना होगा, पर उस समय मैं आपको और डिटेल से ये चीज बता ठीक दूँ, है ना। ठीक ठीक है दीदी, हाँ ठीक। इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। हमारा गुणस्थान स्वरूप चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में। गुणस्थान स्वरूप में हमने 1 से लेकर 13 गुणस्थानों का सिर्फ सामान्य अर्थ जाना है। एक ही द्वार इसमें लिया गया है इस चैप्टर में, अपने पोर्शन में। इसके वैसे काफी द्वार हैं, पर गुणस्थान स्वरूप का सिर्फ एक ही द्वार लिया गया है। उसमें इसके परिभाषाएं यानी अर्थ समझाया गया है कि क्या है। 14 गुणस्थान जो हैं वो आत्मा के गुणों की अपेक्षा से जो उनको स्थान दिए गए हैं, वो किस किस अपेक्षा से 14 दिए गए हैं। तो हमने 13 तक समझ लिए हैं। 13वां मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। 1 से लेके 12 तक में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। श्रेणी में से कुछ समझना था। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए सर, श्रेणी में क्या ये समझना है? ये स्थितिघात अनुभव, ये वाले 4 है ना श्रेणी, हाँ, उसमें से स्थिति बंध का थोड़ा। स्थिति बंद किसे कह रहे हैं यूं? हाँ, स्थिति बंध जो पूरा दिया हुआ है ना इसमें नीचे, वो हाँ पूरा समझाइए ना थोड़ा सा। हाँ, देखिए स्थिति बंद, स्थिति यानी टाइम, बंद हम्म। यानी जब भी हम कोई कर्म बांधते हैं तो उसमें 4 प्रकार का बंद करते हैं। प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाव बंद और प्रदेश बंद। ये 4 बंद करते हैं ना। तो स्थिति हाँ। बंद में हम क्या करते हैं, उनको टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि वो कितने से कितने समय तक उदय में आएंगे कर्म। ये स्थिति बंद सामान्य स्थिति बंद होता है। ये वाला क्लियर है आपको? हम्म। हाँ। अब यहाँ पे जो अपूर्व बात की गई है, 8वें गुणस्थान का नाम ही अपूर्वकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपूर्व, अपूर्व, पूर्व यानी पहले वाली, यानी नहीं, यानी पहले जो कभी नहीं किया ऐसा स्थिति बंद कर रहे हैं। तो ऐसा हम्म। स्थिति बंद में अपूर्व बात क्या है कि अंतर मुहूर्त तक जीव एक समान स्थिति का बंद करेगा। इससे पहले तक हम हर समय अपनी अपनी स्थिति, जैसे हमारे कषाय थे वैसे बंद करते जा रहे थे। अब हमारे कषायों में बहुत कमी आ रही है और आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जा रही है प्रति समय। 8वें गुणस्थान में है, आगे आगे जैसे बढ़ेगा प्रति समय उसकी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जा रही है। तो जब उसकी विशुद्धि बढ़ रही है तो यहाँ पे वो स्थिति बंद कैसा करेगा कि अंतर मुहूर्त तक एक समान स्थिति बंद करेगा। फिर उसके बाद अगले अंतर मुहूर्त जो अभी उसने स्थिति बंद किया था उससे पल का संकेतम भाग कम स्थिति बंद करेगा और एक समान उतना स्थिति बंद वो सेकंड समय में करेगा, सेकंड अंतर मुहूर्त में करेगा। यानी उदाहरण दे करके मैं समझाती हूँ। असत कल्पना से समझते हैं हम। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, मैं अभी 8वें गुणस्थान में हूँ, मैंने स्थिति बंद प्रारंभ किया।
तो जब मैंने स्थिति बांधनी शुरू की थी तो मैं 10 साल की स्थिति बांध रही थी। असत कल्पना से बोल रही हूँ, कोड़ा कोड़ी में नहीं बोल रही, पल्योपम में नहीं कम कर रही। मैं ये जी बताना चाह रही हूँ कि अंतर मुहूर्त तक मैं वो 10 साल की ही स्थिति बांधूंगी। जो भी कर्म बांध रही हूँ उसमें 10 साल की स्थिति बांध रही हूँ। फिर उसके अगले अंतर मुहूर्त में वापस एक समान बांधूंगी, लेकिन जो मैंने अभी 10 साल की बांध रही थी, अब मैं उससे पल के संकेतम भाग न्यून स्थिति बांधूंगी और अंतर मुहूर्त तक फिर एक समान स्थिति बांधूंगी। उसके अगले अंतर मुहूर्त में फिर एक समान बांधूंगी, लेकिन पिछले वाले से फिर और कम बांधूंगी। तो ये तो इस कितना कम है? ये है पल्योपम का संकेतम भाग हीन। क्योंकि अभी भी जीव अंतः कोड़ा कोड़ी सागरूपम का बंद कर रहा था ना, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागरूपम में से प्रति अंतर मुहूर्त वो पल का संकेतम भाग कम 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 करता जा रहा है, स्थिति बंद। ऐसे करते करते 90 गुणस्थान का जब बहु संकेतम भाग बीत जाएगा, तब वो इतनी स्थिति कम बंद करने लग जाएगा कि जितनी असंगी पंचेंद्रिय जीव करता है। असंगी पंचेंद्रिय जीव की हमने कितनी देखी थी? वो बाकी सब कर्मों से भी मैक्सिमम अगर करेगा किसी भी कर्म में तो 1000 सागरोपम करता है ना। हाँ तो कहाँ अभी अंतः कोटा कोटि सागरोपम, कोटा कोटि सागरोपम यानी करोड़ को करोड़ से गुणा करूं उतने सागरोपम की बंद कर रही थी मैं 8वें गुणस्थान में। और हाँ अंतर में ही कम 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 करते करते मैं 1000 सागरोपम का बंद करने लग गई। फिर और अंतर में मतलब पल के संकेतम भागहीन और ऐसे ऐसे अनेक स्थिति बंद ऐसे कम करते करते चौरेंद्रिय के जितना, तेंद्रिय जितना, बेंद्रिय, एक इंद्रिय जितना करने लग जाएंगे और एंड में कम होते होते अंतर मुहूर्त जितना बंद करने लग जाएंगे। तो ये अपने श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा से है ना। बिल्कुल। 8वें जी गुणस्थान श्रेणी का प्रारंभ होता है, वहीं पे ये हम्म 5 शुरू हो जाते हैं। तो ये मोक्ष जाने की प्रक्रिया की अपेक्षा से या मोक्ष जाने की प्रक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे उपशम श्रेणी वाले जीव भी चढ़ रहे हैं। वो तो इस ओके भाव में तो मोक्ष जाएंगे नहीं, वो तो चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। फिर क्या पता कितने समय बाद वो वापस से सेकंड बार श्रेणी चढ़े, चाहे शपथ हाँ चढ़े चाहे उपशम, कुछ फिक्स नहीं है ना। तो इसलिए मोक्ष ओके की अपेक्षा से नहीं कह रहे, पर हाँ यहाँ पर भाव इतने विशुद्ध हो गए, कषाय इतने कम हो गए हैं, भावों में इतने अनंत गुना विशुद्धि होने लगी कि जीव इतना कम स्थिति बंद करने लगा है। तो फिर मतलब जैसे एक दो भाव में मोक्ष जाने का वैसा कुछ ऐसा रहता है क्या इसके अंदर। एक दो भाव भी नहीं बोल सकते हम उसको, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो उपशम श्रेणी वाला जीव है वो वापस नीचे गिरेगा ना 8वें हाँ से वापस 7वें में, छठे में, तो फिर से वो हाँ अंतर कोड़ा कोड़ी बांधने लग जाएगा और नीचे गिर गया, पहले गुणस्थान में आ गया तो वो फिर पूरा ही फ्री है सारी उत्कृष्ट स्थितियां बांधने के लिए। ओके ओके थैंक यू समझ में आया। हाँ सर। थैंक सब्जी कौन सी है? यहाँ पे क्लास है। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जिनेन्द्र, हाँ सर। क्या पंचेंद्रिय जीव भी 1000 सागरोपम और के आयुष ये कर्म बांधते हैं? बिल्कुल। इंद्रिय मतलब सन्निक जब क्रिया। हम जगन्य और उत्कृष्ट बोल रहे हैं ना कि जगन्य अंतर मुहूर्त बांध रहा है, उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बांध रहा है, तो इसका मतलब कम से कम वो अंतर मुहूर्त बांध सकता है, बीच की सारी स्थितियां बांध सकता है वो, जितनी उसके लिए पॉसिबल है, और उत्कृष्ट इतनी बांध सकता है। लेकिन जैसे दूसरे से 8वें गुणस्थान तक ना जो हाँ पंचेंद्रिय जीव हैं, हम हैं, वो हाँ अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक की बांधेंगे। फिर 90 गुणस्थान में ये जो 8वें से इन्होंने कम करना शुरू किया, स्थिति बंद करते 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 90 गुणस्थान में जाके ऐसा आएगा कि हम 1000 सागरोपम की बांध पाएंगे। फिर उससे हाँ। कम 100 सागरोपम, ऐसे कम होते होते अंतर कोटा कोटि सागरोपम से जो कम बांध रहे हैं वो 90 गुण स्थान में बांधेंगे, जो भी जितने भी है। 8वें से शुरू किया हमने। 8वें में जो स्थिति बंद वाला अपूर्व कार्य कर रहे हैं ना, उसी में हाँ हमने रिड्यूस करना शुरू कर दिया अब स्थिति बंद को। कोई भी चीज एकदम से नहीं हो जाएगी कि मैं अभी 70 कोटा कोटि बांध रही हूँ और एकदम से अगले समय में मैं 1000 सागरोपम की बांधने लग जाऊंगी। ऐसा नहीं होता ना, एकदम से भावों में इतनी विशुद्धि नहीं आ सकती, क्रम से आएगी। तो इसीलिए क्रम से कम 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 होती चली जाएगी। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने गुणस्थानों के स्वरूप पे वापस से। 12 तक के गुणस्थानों का स्वरूप हम कर चुके हैं, 13वां भी कर लिया था पर लास्ट में कराया था तो शायद जल्दबाजी में क्या होगा, तो एक बार मैं वापस से ले लेती हूँ। 13वां 14वां दोनों समझ लेते हैं। मैं तो ये ना बाहर गई हुई थी, महाराज साहब के तो किए ही नहीं।
रतलाम गई हुई थी। अच्छा सा, तो है ना, आप रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें देख लीजिएगा। सयोगी केवली गुणस्थान, सयोगी केवली, ये गुणस्थान कब कब प्राप्त हुआ जीव को? जब वो 4 घाती कर्मों का क्षय कर चुका था। मोहनीय का क्षय उसने 10वें गुणस्थान में किया, और डायरेक्टली 12, ये शपक श्रेणी वाला जीव ही हो सकता है। उपशम वाला 11वें से वापस नीचे गिर जाता है, और हम बात कर रहे हैं 13वें गुणस्थान में आने वाले की, यानी ये शपक श्रेणी वाला जीव है। तो शपक श्रेणी वाले जीव ने क्या किया था? 10वें में मोहनीय कर्म के सारे दलिकों का क्षय कर दिया था। अब उसके आत्मा पर मोहनीय कर्म का एक भी दलिक बाकी नहीं था। वो 12वें गुणस्थान में गया। 12वें गुणस्थान में भी अंतर मुहूर्त ही रहता है। उस अंतर मुहूर्त के अंतिम समय में उसने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों के जो बचे हुए दलिक थे उनको भी पूरी तरह से क्षय कर दिया, अपनी आत्मा से अलग कर दिया। तो जैसे ही उसने अंतिम समय, 12वें के अंतिम समय में इन दलिकों को हटाया, अनंतर समय में यानी वेरी नेक्स्ट समय में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। जब केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय उस जीव का स्थान 13वां गुणस्थान कहलाएगा, यानी सयोगी केवली गुणस्थान। सयोगी क्यों शब्द यूज किया है? क्योंकि अभी भी उसमें योगों की प्रवृत्ति है। योगों की प्रवृत्ति यानी मन, वचन, काया के योग अभी भी चलित हैं, अभी भी पुद्गलों को खींच रहे हैं, उनका परिणमन कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। तो ग्रहण करना, परिणमन करना, वापस से उनको विसर्जन करना, ये सारा काम चालू है, इसीलिए सहयोगी है। केवली इसलिए शब्द है क्योंकि अब उनको केवल ज्ञान हो चुका है, केवल दर्शन प्राप्त हो चुका है। उन ऐसी आत्माओं की अवस्था को हम 13वें गुणस्थान में कहेंगे, सहयोगी केवली गुणस्थान। इस गुणस्थान में घाती कर्मों की बिल्कुल भी सत्ता नहीं रहती। इस गुणस्थानवर्ती जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आत्मशक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि उन्होंने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय किया, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय किया तो केवल दर्शन प्राप्त हो गया, और अंतराय कर्म का क्षय करते ही अनंत आत्मिक शक्ति प्राप्त हो गई। अब मुझे बताइए, मोहनीय कर्म का क्षय करने से क्या प्राप्त हुआ था जीव को? कौन सी अवस्था प्राप्त हुई थी? कायिक समय वीतरागता की प्राप्ति हुई थी ना? वितरकता। हाँ, वीतरागता। इसीलिए हमने 11वें और 12वें गुणस्थान में वीतराग बोला था कि अब उसमें राग और द्वेष नहीं है, है ना? तो शायिक चारित्र भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं है, वो भी सही है। मतलब यही है कि उनके अब ये गुण प्रकट हो चुके हैं, अतः वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत, अरि का मतलब होता है शत्रु, हंत यानी होता है नाश करना। जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया हो वो अरिहंत कहलाते हैं। तो किस प्रकार के शत्रु? अपनी आत्मा के शत्रु। हमारी आत्मा के शत्रु कौन है? मेन कर्म है, राग और द्वेष है। तो जो राग और द्वेष पे विजय प्राप्त कर लेते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। यहाँ हमने 13वां गुणस्थान समझा जो कि सयोगी का था। अब 14वें गुणस्थान में भी केवल ज्ञानी ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये अयोगी हैं। अयोगी मतलब क्या उनमें शरीर नहीं है इस समय? नहीं, मन वचन काया के योग नहीं है। योग नहीं है, शरीर अभी भी है उनके पास में, लेकिन अब वो ग्रहण नहीं कर रहे। इनके जो पुद्गल ग्रहण कर रहे थे मन वचन काया के, अब वो नए पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन ये सब नहीं करेंगे। बस वो हम 5 लघु अक्षर उच्चारण करते हैं, उसमें जितना समय लगता है उतनी सा समय 14वें गुणस्थान का होता है। वो 14वें गुणस्थान में उतने से समय में रहकर उनके जो बाकी बचे हुए 4 अघाती कर्म थे उन सबका एक साथ क्षय करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने से पहले की अवस्था, यानी जब उन्होंने सारे कर्मों को अपनी आत्मा से हटाया, जस्ट उससे पहले की अवस्था अयोगी केवली गुणस्थान कहलाती है। यानी जिन्होंने योगों का पूर्ण निरोध कर अयोगी अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसे केवली भगवंतों के स्थान को अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में जीव सत्तागत सभी कर्मों का वेदन करके अगले समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं।
ज्ञातव्य है गुणस्थानों पर आपको अगर इससे भी विस्तृत पढ़ना हो, क्योंकि ये काफी विस्तार में नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ परिभाषाएं दी गई है। तो अगर कोई इसको विस्तार में जानना चाहता है गुणस्थानों के बारे में, तो वो गुणस्थान स्वरूप नामक पुस्तक में दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हैं। अब इस अध्याय को पढ़ने से फायदा क्या है, क्यों हमने गुणस्थानों के बारे में जाना और समझा कि इनका अर्थ क्या है, कौन से गुणस्थान में का मतलब क्या है, तो उसको इनको सबको पढ़ने का शिक्षा हमें मॉरल ये प्राप्त होता है कि कर्म विशुद्धि से चढ़े गुणस्थानों पर जीव ज्ञान चरित्र के गुण बड़े संकित की हो नींव। क्या मतलब, जैसे जैसे कर्मों की विशुद्धि होगी, यानी कि कर्म हमारी आत्मा से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम ऊपर के गुणस्थानों पर चढ़ते चले जाएंगे। जो जीव जैसे जैसे कर्मों को अपने से दूर करके विशुद्ध होता जाएगा, वो ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करता चला जाएगा। उसमें ज्ञान चारित्र आदि जो गुण हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, और समकित यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो वो आगे के गुणस्थानों पर चढ़ते चले जाएंगे। तमेव सत्यम निसंकम जम जड़ेहिम पवेयम, वही सत्य है जो जिनेश्वर ने कहा है, उसमें शंका का कहीं भी स्थान नहीं है। यानी जिनेश्वर भगवानों ने जो प्ररूपणा की है उनमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, वही सत्य है। अब इस चैप्टर में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ लीजिए। यहाँ पे हमारा गुणस्थान स्वरूप वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई कुछ पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो मैं समझू कि ये क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अब हम रिवीजन पे आ जाते हैं। दीदी जैसे 11वें से अगर गिरते हैं, लेकिन 11वें से 12वें पे चढ़ गए तो 12वें से नहीं गिरते क्या? नहीं, और 11वें से 12वें पे चढ़ेंगे भी नहीं। 11 का रास्ता अलग है, 12 का रास्ता अलग है। जो 11वें की तरफ बढ़ा है वो 12वें को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो वापस नीचे गिरेगा, फिर से चढ़ेगा अगले भाव में, तब 12वां गुणस्थान प्राप्त कर पाएगा। तो 11वें से 12वें में जा नहीं सकते, और 12वें वाला नीचे गिरेगा ही नहीं। उसके लिए सीधा एक ही रास्ता है कि मोक्ष प्राप्त कर ले। ठीक है सर? तो हाँ सर, ये जो 8 9वें गुण स्थान का बताया, उसमें सेकंड वाला असत कल्पना से 9वें गुण स्थान का काल 100 समय माना जाए, ये थोड़ा डिटेल समझा दीजिए। हाँ, 9th का सेकंड पैराग्राफ। हाँ सर। नवा गुणस्थान है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। आपको 8वां गुणस्थान क्लियर हुआ, समझ में आया? अभी आज और क्लियर हो गया ना, आज समझाया। और आज हमने 8वां सिर्फ वही पढ़ा कि अपूर्व कार्य में स्थिति बंध कैसे हुआ, और इसके बारे में नहीं पढ़ा। 8वें का नाम था निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। बादर यानी वहां पर अभी बादर, उस गुणस्थान में रहे हुए जीवों में बादर कषाय बाकी है आत्मा में, संज्वलन कषाय ही, लेकिन अभी बादर रूप में बाकी है उसकी आत्मा में, इसीलिए बादर नाम दिया गया है। और निवृत्ति इसलिए दिया गया है 8वें गुणस्थान में कि इस समय पर जो अलग अलग समय में रहे हुए जीव हैं उनके अध्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं। यानी कोई 8वें गुणस्थान में हजारों करोड़ों साल पहले था, अभी कोई है 8वें गुणस्थान में महाविद्या क्षेत्र में, और भविष्य में कोई अपने यहाँ पर होगा। ये अवसर्पणी काल खत्म हो जाए, अगला उत्सर्पणी आ जाए, फिर अवसर्पणी निकल जाए, कितने ही पुद्गल परावर्तन निकल जाए, उसके बाद भी यदि कोई 8वें गुणस्थान में हुआ तो इन सबके विचार अध्यवसाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन 9वें गुणस्थान में जो जीव आएगा, तो चाहे वो बहुत पहले भूतकाल में आया हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में आएगा, उन सबके अध्यवसाय एक समान होंगे। इसलिए इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्ति बादर गुणस्थान है।
अब सही इसको बात। एक उदाहरण से असत कल्पना यानी एक्चुअल में 100 समय का नहीं बांध रहा है जीव, या इस तरीके से घटित नहीं होगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आ जाए वो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि असत कल्पना से यदि माना जाए कि 90 गुणस्थान का काल 100 समय का है, यानी जीव 90 गुणस्थान में 100 समय तक रहता है। अंतर्मुहूर्त का काल होता है, श्रेणी में जितने भी गुणस्थान है सबका अंतर्मुहूर्त का काल होता है, पर एक असत कल्पना से हम मान लें कि 90 गुणस्थान का समय 100 समय का है। तो इसमें जैसे ही कोई जीव एंटर हुआ पहले समय में, उसके जैसे भाव रहेंगे, वैसे ही करोड़ों साल पहले अगर कोई 90 गुणस्थान में एंटर हुआ होगा तो पहले समय में उसके भी वैसे ही अध्यवसाय यानी वैसे ही परिणाम, वैसे ही भाव रहेंगे, रहे हुए होंगे। और जो बहुत बाद में भविष्य काल में भी कभी होगा तो उसके भी सेम ही अध्यवसाय होंगे। यानी इस गुणस्थान का महत्व ही इसलिए है कि इसमें जितने भी जीव होंगे उनके सबके अध्यवसाय एक समान ही होंगे। चाहे आप इस गुणस्थान के पहले समय में हैं, मैं इस गुणस्थान के पहले समय में आऊंगी, तो आपके और मेरे अध्यवसाय, हमारा सोचना, हमारी विशुद्धि एक समान हो जाएगी। जी जी, ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस भी यही हुआ ना, एक में भिन्नता रहेगी, हाँ एक में भिन्नता नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, आगे समझ। ठीक है। धन्यवाद। हाँ सर, और किसी का कोई डाउट? मैम गुण श्रेणी समझाएंगे जरा? ओके, गुण श्रेणी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। मेल आ रहेगी करें। चल तो कर दो। दोनों ही साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही, आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन पे दिख रही है ना? एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड वापस खोलती हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग। आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। देखिए, आपने पूछा गुण श्रेणी क्या होती है ना? ये देखिए, ये हमारा निषेक होता है, इसमें हमने प्रति समय में दलिक डाले हुए हैं। दलित क्या होता है दीदी? कर्म प्रदेशों के जो पुद्गल होते हैं ना, जो हम कर्म के रूप में खींचे, उनको दलिक कहते हैं। वो जो प्रदेश है उस एक एक प्रदेश को दलिक कहेंगे। अच्छा, अब जैसे इसी के साथ में हम अबाधा काल भी अभी समझ लेते हैं। जैसे अभी जीव यहाँ बराबर है, यहाँ पर, यानी अभी क्या टाइम हुआ है हमारे यहाँ पर, समझ लीजिए 3 बजी है ना? तो अभी 3 हमने कोई कर्म बांधा। आप लोग म्यूट कर लेंगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं बार बार आप लोगों को ही म्यूट करती रहूंगी तो मेरा ध्यान मेरे को क्या समझाना है उसमें इतना नहीं रह पाएगा। तो प्लीज सभी व्यवस्था बनाए रखें, अपने आप को म्यूट रखें। कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अब देखिए, अभी वर्तमान में ये जीव खड़ा है, अभी 3 बजी है बराबर। एक मिनट, जीव थोड़ा खराब हो गया, उसको थोड़ा सा सही कर देता है। ये अभी वर्तमान समय है, इस समय जहां हम खड़े हैं, ये समझ लीजिए एक आदमी खड़ा है इस समय क्या टाइम हुआ है? 3 बजी है। इस समय इसने कोई कर्म बांधा, तो वो कर्म जो इसने बांधा वो 4 बजे से उदय में आना शुरू होने वाला था।
ये 4 बजे में इतने सारे दलित काम उदय में आ जाएंगे, 4:01 पर 1 समय पर इतने दलित आएंगे, 4:02 पर 2 समय पर इतने दलित आएंगे। ऐसे करके एक एक समय की स्थिति में इसने दलितों को सेट कर दिया, यानी स्थिति बंद किया है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा जब उसने कोई भी दलित नहीं डाले? आप लोग बताइए, 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम क्या कहलाएगा? अबाधा काल। अबाधा काल। ठीक है, तो ये तो समझ में आया ना कि जब भी हम कोई स्थिति बांधेंगे, जैसे मैं सितर कोटा कोटि सागरोपम की बांध रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि यहां से लेकर सित्ता कोटा कोटि सागरोपम तक में कोई दलित नहीं डालूंगी, ऐसा नहीं होगा। हर समय पे अबाधा काल छोड़ के हर समय पे मैंने उसके कुछ 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 दलित डाले हैं। सबसे पहले जो उदय में आएंगे वो सबसे ज्यादा दलित डाले, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे डालती चली गई थी। ऐसे लेकर मैक्सिमम कहाँ तक डाले? तो सितर कोटा कोटि सागरोपम तक डाले थे। जैसे KKS का मतलब है कोटा कोटि सागरोपम, तो वहां तक मैंने ऐसे प्रति समय में दलित बैठा दिए थे। अब आपने पूछा कि गुण श्रेणी क्या है, अब मैं ये समय इस साइड में बनाती हूँ। ठीक है, गुण श्रेणी का मतलब क्या है कि मैंने स्थिति, गुण श्रेणी के साथ में स्थिति घात भी करते हैं, यानी जो 4:05 समय पर आने उदय में आने वाले थे ना, उन दलितों को मैंने 4:01 समय में उदय में आने योग्य कर दिया। यानी ये एक दलित यहां से उठाया और इस एक दलित को यहाँ पे बैठा दिया। एक दलित नहीं बैठाते हैं, ये सब कुछ असत कल्पना से बोली जा रही है बात, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कर्मों में हो क्या रहा है। तो स्थिति घात में क्या हुआ कि जो 4:05 समय पर इतने सारे मेरे दलित उदय में आने वाले थे, उनमें से कुछ दलितों को उठा करके मैंने 4:02 पर उदय आने योग्य बना दिया। ये कैसे बनाया? आत्मा के विशुद्धि के आधार पर। जैसे जैसे आत्मा के भावों में विशुद्धि बढ़ती जा रही है, वो स्थिति को कम करता जा रहा है, उसको स्थिति घात कहते हैं। तो इस तरह से मैं और भी दलित लेके आई, फिर और दलित लेके आई। तो ये ऐसे जो दलित ला रही हूं, इनको बैठाएंगे कैसे? तो इनको बैठाते हैं, पहले जैसे मैंने थोड़े का किया, फिर अगले समय में उससे असंख्य गुना अधिक को बैठाया, उसके अगले समय मैंने और अधिक असंख्य गुना अधिक को लेकर के आई। यहां से मैं लाती जा रही हूँ पीछे की स्थितियों में से, और इनको यहाँ पर ऐसे बैठाए जा रही हूँ। ये कहलाती है गुण श्रेणी। गुण श्रेणी यानी पहले समय में कुछ दलितों को लाई, उसके अगले समय में असंख्य गुणाकार को लेकर के आई, उसके अगले समय में और असंख्य गुणाकार को। तो इस तरह से जो निषेध के साथ में पैरेलल स्थिति बनाई है मैंने, उसको देख के समझिए कि स्थिति घात करके जीवों को नहीं, सॉरी, दलितों को मैं पहले ले आई, जो बाद में उदय में आने वाले थे उनको पहले लाई, वो स्थिति घात कहलाया। और पहले लाकर जो जमा रही हूँ वो चीज गुण श्रेणी कहला रही है। आपने कुछ ड्रॉ किया है क्या? कुछ दिखता भी नहीं है। साफ दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है मैम, दिख रहा है। खाली Clear 3 है। लिखा है, 0 बस उतना ही दिख रहा है। क्लियर नीचे करो, अब दिखा आपको? राइट साइड, पीछे की साइड, राइट साइड। हाँ दीदी, इसका मतलब जो कर्म हम बाद में भोगने वाले थे उनको हमने स्थिति बंध से पहले भोग लिया। जी हाँ, जो क्यों? क्योंकि हमारे भावों में विशुद्धि हो गई। विशुद्धि हो गई। हाँ, जैसे अभी मैंने नहीं, जैसे कोई एक जीव है, उसने अभी किसी की आंख में पत्थर मारा, तो उसने कर्म बांधा। अब वो कर्म उसके, समझिए 1 घंटे बाद उदय में आने वाला था, उसकी आंखें दुखने वाली थी, पर उस 1 घंटे में उसने इतना अपने आप में चिंतन मनन किया कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैंने उसके जानबूझ के आंख में मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था, उसको कितना वेदना हुई। इस तरह उसके भाव विशुद्ध 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 होते चले गए। तो जो उसने आंख में पत्थर मारने पर, समझिए 10 वर्ष की स्थिति बांधी थी कि 10 वर्ष तक उसकी खुद की आंखों में अब वेदना होगी, उसको उसने कम करके 8 वर्ष की कर ली। तो उसने स्थिति घात कर लिया ना कि 10 वर्ष में जो उदय में आने वाले थे दलित, उनको कम करके 8 वर्ष में आने योग्य है, 8 से कम वर्ष में आने योग्य, ऐसे कम कम करके स्थिति घात कर लिया। तो मैंने जिसको सामने वाले को मारा, तो उसको भी रिलीफ मिलेगा क्या उससे?
नहीं, ये कर्म इसकी आत्मा पे चिपके हुए थे, इससे उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, इससे इसके कर्मों के दलित जो स्थिति ज्यादा समय की बंधी हुई थी वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें गुण श्रेणी करेंगे तो मन अपने जो पहले के कर्म है उसके साथ मन ऊपर वाले कर्म भी साथ साथ में घात होते जाएंगे। हाँ, ऊपर वालों की स्थिति कम कर रहे तो हैं और एक एक समय में ये उदय आते चले जाएंगे। जैसे ही 4 बजेगी ये सारे मैं भोग लूंगी, फिर 4:01 होगा मैं इन सबको भोग लूंगी, फिर 4:02 होगा तब मैं इन सबको भोगूंगी। तो उनके साथ में मैं इनको भी भोगती चली जाऊंगी, जिनको मैंने अभी बैठाया है ना यहाँ, हाँ 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 हाँ, उनको भी भोग लूंगी। ठीक ठीक। अभी सबको क्लियर है ये? दीदी अच्छे मैम कर्म के लिए भी है और खराब कर्मों के लिए, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, अनुभाव घात जो करते हैं वो सिर्फ अशुभ कर्मों का करते हैं, लेकिन स्थिति घात करते हैं वो शुभ और अशुभ दोनों का करते हैं। अच्छा तो जो मैं नीचे ला रही हूँ वो शुभ प्रकृति के दलित भी ला सकती हूँ, अशुभ के भी ला सकती हूँ, क्योंकि स्थिति किसी की भी ज्यादा अच्छी नहीं है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, स्थिति किसी की भी अच्छी नहीं होती ज्यादा। इसीलिए जब ज्यादा कषाय होंगे तो ज्यादा स्थिति बांधते हैं, हमने ये पढ़ा था ना, जितने ज्यादा कषाय होंगे उतनी ज्यादा स्थिति बांधेंगे। तो ज्यादा कषाय अच्छे नहीं है ना, इससे याद रखिए कि ज्यादा स्थिति किसी भी कर्म की अच्छी नहीं है, चाहे वो देवगति की हो, देवायु की हो, किसी की भी हो। मोक्ष में जाने से तो रोक ही दिए ना वो हमें। अच्छा। और किसी का कोई क्वेश्चन इस विषय में? मैम ये जो स्थिति आ रही है ऊपर से नीचे, ये हर समय की अलग अलग आ रही है या मतलब कहीं की भी किसी में आके स्थिर हो रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो आगे के उसमें आएंगे आप लोगों के चैप्टर्स में, जब आप विस्तृत रूप में करेंगे। अभी तो सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि गुण श्रेणी हाँ का मैंने समझ में आया, वो तो समझ में आया। और ये पूछ रही थी रस घात और स्थिति घात सेम होता है? रस घात यानी इन दलिकों में, ये जो एक दलिक है इसमें जो अनुभाव है ना उसकी कमी करना, रस की कमी करना, जिसकी वजह से तीव्रता और मंदता आती है ना फल में, वो चीज रस कहलाता है, उसकी कमी करना रस घात है। और स्थिति घात है कि मैं इनका टाइम पीरियड कम कर रही हूँ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब मैम एक बार वापस दोनों का डिफरेंस एक बार बता दीजिए। और स्थिति मतलब घात स्थिति में में उसका घात टाइम का पीरियड कम मतलब कर कम रहे हैं। करना, घात का मतलब है कम करना। जब मैं स्थिति घात बोल रही हूँ यानी मैंने उनका टाइम पीरियड कम कर दिया, मैंने जिन कर्म दलिकों पर जो टाइम पीरियड का टैग लगाया था अब वो टाइम पीरियड मैंने कम कर दिया, ये हुआ स्थिति घात। रस घात हुआ कि वो जितनी इंटेंसिटी से मुझे फल देने वाला था उसमें कमी कर दी। हाँ जा रही। जी मैम, थैंक यू मैम जी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये चीज? ठीक है। एक मिनट। चलिए अब हम वही अबाधा काल वाला शुरू करते हैं चैप्टर। उसमें भी यही निषेक विषेक ही है, निषेक कैसे बनता है, अबाधा काल कैसे होता है। तो हम चैप्टर नंबर 9 से शुरू करते हैं। 9 निकाल दीजिएगा आप लोग अगर। मैम एक क्वेश्चन, जो भी आपने बताया ना गुण श्रेणी, ये एक ही भाव की अपेक्षा होता है या अपन की पूरी लाइफ पूरे प्रति समय होता जाता है प्रति ये। समय? अच्छा हाँ, ठीक हर है। समय, हर भाव के हर समय में हम ये सब कर ही रहे हैं। पर अपूर्व वाली यानी जो एक साथ स्थिति घात, स्थिति अनुभाव घात, स्थिति बंध, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, ये एक साथ प्रारंभ होने वाला जो बहुत फास्ट वाला प्रोसीजर है वो 8वें गुण स्थान से होगा। बाकी नॉर्मली हम सब ये चीजें कर रहे हैं, हमारी आत्मा में अपने आप ये सब होता जा रहा है। मैम ये केवल 8वें गुण स्थान से ही स्टार्ट होगा और फिर कहाँ तक चलेगा ये गुण श्रेणी और ये सब? 8वें से 10वें तक उपशम श्रेणी, 11वें में जो जीव 8वें से 10वें तक उपशम करके श्रेणी में चढ़ा है वो 11वें में जाएगा, तब वो उपशम चारित्री कहलाएगा, उपशांत चारित्री या उपशांत वितराग अवस्था जो कहेंगे। और अगर 8वें से 10वें तक क्षय करके चल रहा है तो वो 12वें में जाएगा, वहां वो शायिक कहलाएगा। तो श्रेणी के गुणस्थान 8 से 10 कहलाएंगे। जी मैम। 9 चैप्टर है कर्म प्रकृति। एक मिनट में वो खोल दूं।
यहाँ से हमारा रिवीजन शुरू हो रहा है। नवा चैप्टर। ये इसमें आधार ग्रंथ कौन सा है? श्री कर्म प्रकृति। एक सेकेंड। श्री कर्म प्रकृति के अनुसार, यानी आधार ग्रंथ कौन से ग्रंथ के आधार पर ये चैप्टर समझाया जा रहा है? तो कर्म प्रकृति के अनुसार समझाया जा रहा है। इसमें हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे? अबाधा काल और निषेध, इनका मतलब क्या है, इनका स्वरूप क्या होता है? सुमित जी, आप प्लीज एनोटेशन ये सब जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए स्क्रीन पे। फिर मुझे रुकना पड़ेगा, आप लोगों का समय बर्बाद होगा। तो प्लीज स्क्रीन को टच मत कीजिए। जिनको नहीं यूज करना आता है तो मत कीजिए स्क्रीन टच। अबाधा काल व निषेध का स्वरूप। विषय प्रवेश। सबसे पहले मतलब समझ रहे हैं कि इसको समझने की आवश्यकता क्या है। इसके लिए पहले जान रहे हैं कि अबाधा काल और निषेध है क्या, और इसको जानने की जरूरत किस लिए है। तो स्थिति बंध का स्वरूप स्पष्ट रूप से जानने के लिए कि स्थिति जो बांध रहे हैं वो कहाँ बांध रहे हैं, कैसे बांधते हैं, कितनी बांधते हैं, क्या होता है उस प्रोसीजर में, इसको जानने के लिए, और उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है, जघन्य स्थिति कितनी बांधता है, इन सबको समझने के लिए हमें अबाधा काल और निषेध को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम अबाधा काल और निषेध के बारे में समझेंगे कि अबाधा काल क्या होता है, निषेध क्या होता है। तो सबसे पहले अबाधा काल, ये रिवीजन है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, मैं ड्रॉ करके बता दूंगी, ठीक है। अबाधा काल का स्वरूप। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति। विवक्षित कर्म प्रकृति यानी जिस समय जिस प्रकृति के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में बोल रहे हैं। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। यानी मैंने अगर एक कोई कर्म बांधा, ये सातवेदनीय विवक्षित कर्म प्रकृति, इस समय मैं लेती हूँ सातवेदनीय। सात वेदनीय का बंद कर रहा मैंने इस समय, यहाँ पर अभी हूं मैं। अभी क्या टाइम हुआ है? 3:12 समझ लीजिए। इस समय मैंने सात वेदनीय का बंद किया। तो जो मैंने बंद किया वो प्रकृतियां मेरे 8 बजे उदय में आना शुरू होगी। सपोज ये सब असत कल्पना से है। कुछ दलित मैंने डाले जो 8 बजे में 7 पहुंचाएंगे मेरे को। इतने सारे दलित हैं, ये 8 बजे मेरे उदय में आएंगे। उसके बाद इनसे कम दलित कुछ 8:01 पे आएंगे। उससे कम दलित 8:02 समय पर आएंगे। समय समझ लीजिए, मिनट नहीं बोलना है। ऐसे 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 ये बांधती गई मैं जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो गया निषेध, यानी मैंने जो भी स्थिति बांधी है वो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जघन्य स्थिति बांधी मैंने उदय में आने की, कौन सी है जघन्य स्थिति? 8 बजे। तो 8 में से एक समय कम यानी 7:59, 7:59 पर, 7:58, ये सारा टाइम पीरियड 3:13 से लेकर 7:59 तक का मेरा अबाधा काल रहेगा। इस समय पर मैं कोई भी इन दलिकों का वेदन नहीं कर पाऊंगी। जो पहले बांधे हुए हैं वो अभी उदय में आ रहे होंगे, उनका कुछ भी हो रहा होगा। बात उस वेदनीय कर्म की है जो मैंने 3:12 पर बांधा। उसके दलित 3:13 से लेकर के 7:59 तक मेरे उदय में नहीं आएंगे। वो अपना फल इस समय पर नहीं देंगे। इसका मतलब नहीं है कि मेरे को साता ही नहीं उपजेगी इस बीच में। इस बीच में मुझे साता तो है, लेकिन वो किन कर्मों की है? जो मैंने पहले बांधे हुए थे।
उन कर्मों का भी तो अभी मैं वेदन कर रही होंगी, उनका भी तो निषेध चल रहा होगा ना मेरा अभी साथ के साथ में, तो उसकी वजह से साता मुझे हो सकती है। लेकिन जो कर्म मैंने 3:12 पर बांधा है, उन कर्मों के दलित 3:13 से 7:59 तक मेरे उदय में नहीं आएंगे। ये टाइम पीरियड अबाधा काल कहलाता है। एक बार फिर से मैं इस अपनी लैंग्वेज पढ़ देती हूँ बुक की, आप लोग समझिए। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय, विवक्षित कर्म प्रकृति जो नाम हम बोल रहे हैं, जिस भी प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बंध के समय कार्मण वर्गणा के पुद्गल, ये जो निषेक में दलित बता रही हूँ, ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं। इनका निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण किया मैंने, इन कार्बन वर्गणा के पुद्गलों में जो ये स्थितियों का निर्धारण किया है कि ये 8 बजे उदय में आएंगे, या 8:01 पर, या 8:02 पर, या 8:03 पर, 8:04 पर, इनमें जो मैंने ये स्थिति डाली है, स्थिति का निर्धारण किया है, उनमें ऐसा निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति डाली है, कितनी डाली है, कम से कम 8 बजे की, तो जितनी स्थिति का निर्धारण करते हैं उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। यानी बंद से लेकर के जब तक उदय में नहीं आ रहा, उससे लास्ट जब जगन्य उदय में आएगा, उससे एक समय कम तक की स्थिति अबाधा काल कहलाती है। क्लियर? आप लोग बोलिए, मुझे समझ में आएगा कि समझ में आया या नहीं? हो गया। हाँ, समझ में आया। अब इसका स्पष्टीकरण, जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के, हाँ सुमित जी, हैंड रेस किया हुआ है। मैम ये बुद्धिमान आयु की अपेक्षा से समझना है या बद्धिमान आयु की अपेक्षा से बाधा काल? बुद्धिमान और बद्धिमान आयु का फर्क हम जब आयु बंद करेंगे ना तब समझेंगे। अभी हम आयु कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें हम जो डाल रहे हैं स्थिति। जब मैंने कर्म बांधा, सॉरी, 1 मिनट में ही बात सुनिए। जब मैंने, चलिए आयु कर्म ही बांधा अभी मैंने, तो जब मैं कर्म बांधूंगी ना उस समय की अपेक्षा से, यहाँ पर अभी आयु की बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है मैंने जो भी कर्म अभी बांधा है वो जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक का काल बाधा काल है। जैसे मतलब मेरा ये पूछना था कि उसी भव में भोगेगा या कब, किस पूरी लाइफ, मतलब जब पूरे जीव जब तक है, जब तक कभी भी भोग सकता है, ऐसा ही है ना, मतलब ये समझना। इसको ऐसे समझना है कि आयु कर्म छोड़कर बाकी के 7 कर्मों में जितनी स्थिति बांधेंगे उसके प्रपोर्शन में अबाधा काल होगा। तो वो अबाधा काल उस भव का भी खत्म हो सकता है, उस भव में जैसे 1 घंटे बाद भी उदय में आ सकता है, और अगले कितने ही भवों के बाद भी उदय में आ सकता है। अगर मैंने 70 कोटा कोटि सागरोपम का बांधा है तो 7,000 वर्ष का मैं उसका अबाधा काल डाल दूंगी, तो मेरे कितने भव निकल जाएंगे 7,000 वर्षों में। जी मैम, ठीक मैम, तो थैंक यू। फिक्स नहीं है कि ये एक ही भाव का है अबाधा काल होगा या अनेक भावों का। जैसे आपने उदाहरण दिया, शेष 7 कर्मों के बारे में ये बात है। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आपने उदाहरण दिया ना, वो अबाधा काल 3:12 से लेकर 7:13 13 कर लीजिए इसको, 13 मिनट, क्योंकि 12 पे मैंने कर्म बांधा। अच्छा, तो 3:13 से लेकर 7:59 तक हाँ अबाधा काल। हाँ, परफेक्ट। और 8 बजे से वो उदय में आने शुरू हो जाएंगे। उदय में आने लगा। हाँ, सुमित जी आपका हैंड रेस है, सुमित नाम से, जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है। आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। गलती होगी। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब स्पष्टीकरण इसको और क्लियर करके समझा रहे हैं कि जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है। जब जीव कोई कर्म बांधता है ना, तो जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल लेता है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कुछ को ज्ञानावरणीय के रूप में, कुछ उसके दर्शन को ढकेंगे, कुछ उसको अंतराय देंगे, कुछ उसको वेदना देंगे। ऐसे अलग अलग प्रपोर्शन में बट जाते हैं वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल। जब भी खींचेंगे, अनंत खींचेंगे, तो वो अनंत के भी सब में ऐसे अलग अलग विभाग हो जाएंगे और सबको अनंत अनंत मिल रहे हैं।
ठीक है, लेकिन किस प्रपोर्शन में मिलते हैं वो सब आगे की स्टडी है, अभी नहीं है। तो कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है और उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण भी करता है। ये जो पूरे निषेक में हम बता रहे हैं ना दलित, ये भी अनंत है। अनंत को मैं बना भी नहीं सकती और उसको कह के समझा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए सिर्फ आप ऐसे ही समझ लीजिए अनंत है जिनको मैंने इसमें डाला है, जिन पे टाइम लगा दिया है। अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण भी करता है, परंतु उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण एक समान नहीं करता। यानी मैंने सबको 8 बजे में उदय में आने योग्य नहीं किया है, मैंने सबको अलग अलग स्थिति दी है ना। ऐसा नहीं किया कि मैंने जितने अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल 3:12 पर बांधे उन सबको ही 8 बजे ही उदय में आ जाए, ऐसा नहीं करते। 8 बजे से लगा के समझिए ये 10 बजे तक मैं उदय में आने वाला बनाया है मैंने इसको। तो सबको मैंने अलग अलग टाइम दिया है, सबको एक टाइम नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण करता है, परंतु उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण एक समान नहीं करता। अर्थात कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वे सबसे अधिक समय तक आत्मा के साथ लगे रहें। इसमें कौन सी स्थिति वाले दलित मेरी आत्मा के साथ सबसे अधिक समय तक जुड़े रहेंगे? नंबर बताइए। 10 बजे की स्थिति वाले। बहुत बढ़िया। 10 बजे जो मेरे साथ मेरे उदय में आने वाले हैं दलित, वो सारे दलित मेरी आत्मा के साथ बहुत समय तक जुड़े रहेंगे, सबसे ज्यादा समय तक जुड़े रहेंगे। वे सबसे अधिक समय तक आत्मा के साथ लगे रहें एवं कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वे उससे एक समय कम काल तक आत्मा के साथ लगे रहें। यानी 9:59 पे समय समझ लीजिएगा, ये सब अपन असत कल्पना से ही कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ समझाने के लिए कि ये एक एक समय कम वाले हैं। तो कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वे उससे एक समय कम काल तक आत्मा के साथ लगे रहें। इस प्रकार एक एक समय कम करते हुए जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण सबसे कम किया जाता है, मैंने जो सबसे कम निर्धारण किया है वो कितने समय का किया है? 8 बजे 8 बजे का। उससे एक समय कम हमारे हिसाब से कितना हुआ? 1 मिनट कम करा तो हमने हुआ 7:59 तक का काल अबाधा काल कहलाता है। असत कल्पना से फिर एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि किसी जीव ने 7 वेदनीय कर्म का बंध किया, 7 वेदनीय का ही बता रहे हैं, वो भी बंध के समय उस जीव ने 7 वेदनीय कर्म के कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का 10 समय का निर्धारण किया। हम इसको 10 बजे नहीं समझ के 10 समय का निर्धारण समझ लेते हैं ना, कि 10 समय तक के लिए बांधा है जीव ने। कुछ कर्म प्रदेशों का 9 समय के लिए करेगा, कुछ का 8, 7, 6, 5 तक का किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये 10 समय समझा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 5 से पहले उसने कोई दलित नहीं डाले, यानी ये जो स्थिति है 4, 3, 2, 1, इस समय में कुछ भी दलित नहीं डाले हैं, ये समय अबाधा काल कहलाता है। उपयुक्त उदाहरण में सबसे कम स्थिति का निर्धारण 5 समय का होने से अबाधा काल 4 समय का हुआ। 4 समय का 1, 2, 3, 4, ये 4 समय का हुआ। ज्ञातव्य यानी ध्यान देवें, जीव कर्म बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे अधिक जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मुख्यतः उसे लक्ष्य में रखकर यह कथन किया जाता है कि जीव ने इतनी स्थिति का बंध किया है। यानी अगर अभी मेरे से पूछा जाए कि 3:12 पर मैंने कितनी स्थिति का कर्म बंद किया, तो क्या कहेंगे? 10 समय की स्थिति का बंद किया। ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ दलित 8 समय वाले, कुछ 8:1 पर, कुछ 8:2 पर, नहीं। जो मैक्सिमम लिमिट है, जहां तक मैक्सिमम मैंने बंद किया उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, जब मैं बोल रही हूँ कि मोहनीय कर्म का हम उत्कृष्ट बंध 70 कोटा कोटि साग्रोपम का करते हैं, तो इसका मतलब 70 कोटा कोटि साग्रोपम मैक्सिमम है। उसके अंदर मैंने 7,000 वर्ष से ऊपर वाले सारे समय के दलित डाले हुए हैं, जो इतने इतने समय पर उदय में आएंगे। पर मैक्सिमम क्योंकि 70 कोटा कोटि साग्रोपम पर उदय में आने वाले हैं, इसलिए हम मुख्यतः लक्ष्य करके यही बोलते हैं कि ये कर्म मैंने 70 कोटा कोटि साग्रोपम के लिए बांधा। क्लियर हुआ?
जीव कर्म बंध के समय, मैं वापस से पढ़ रही हूँ, सुनिए, जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। जीव कर्म बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे अधिक जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मुख्यतः उसे लक्ष्य में रखकर यह कथन किया जाता है कि जीव ने इतनी स्थिति का बंध किया। जैसे उपयुक्त असत कल्पना में जीव ने 7 वेदनीय कर्म का बंध करते हुए सबसे अधिक स्थिति 10 समय का किया, अतः ऐसा कहा जाएगा कि अभी जीव ने 7 वेदनीय कर्म का 10 समय का स्थिति बंध किया है। क्लियर हुआ? जब बात करेंगे कितनी समय की स्थिति बंध की है, तो जो मैक्सिमम बोलेंगे। सुमित जी, आईफोन फिर से हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब है स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल का नियम। अब जो हमने स्थिति बंध समझा, उसका क्या मतलब तरीका है, कैसे पता चलेगा कि कितनी स्थिति कितना अबाधा। तो बताया जा रहा है कि नियम है कि जब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद करते हैं, एक मिनट में अपनी बुक वापस से खोल लेती हूँ। नियम है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद करने पर अबाधा काल 7000 वर्ष का होता है। ये नियम है, नियम को एज इट इज ही लर्न करना है आपको कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का यदि बंद किया जा रहा है तो उसका 7000 वर्ष का अबाधा काल होगा, यानी तब तक में उसके कर्णदलिकों में कोई स्थिति नहीं डाली जा रही। तत्पश्चात पल्योपम के असंख्यतम भाग प्रमाण स्थिति बंद कम करने पर अबाधा काल एक समय कम होता है। यानी जब कोई जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद कर रहा है तो उसका अबाधा काल 7000 वर्ष का होगा। लेकिन अगर दूसरा जीव वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से पल का संख्यतम भाग कम स्थिति बांध रहा है तो उसका अबाधा काल कितना होगा? उसका अबाधा काल होगा 7000 वर्ष में कम। इस तरह से प्रति पल्योपम के असंख्यतम भाग कम करने पर अबाधा काल भी एक एक समय कम होता चला जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से लेकर के जब तक पल का संख्यतम भाग कम नहीं होगा तब तक सभी स्थितियों का 7000 वर्ष का ही अबाधा काल रहेगा। 70, अब इसको और अच्छे से समझा रहे हैं, सुनिए। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद करने पर अबाधा काल 7 वर्ष का होता है। एक समय कम अगर किसी ने किया है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद, तो अबाधा काल कितना होगा? आप लोग बताइए। 7000 वर्ष का ही होगा। 7000 का ही होगा। अगर मैंने 2 साल कम किया तो भी 70 कोड़ी तो भी 7000 का ही होगा, जब तक कि मैं पल का संकेतम असंकेतम भाग कम नहीं कर लूंगी ना 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से, इतना बंद कम नहीं कर लूंगी, तब तक 7000 वर्ष का ही अबाधा काल रहेगा। जैसे ही पल का असंकेतम भाग कम हुआ वैसे ही अबाधा काल भी एक समय कम का हो जाएगा। अगर ऐसे ही पल के 2 असंख्यतम भाग कम कर दिए अगर मैंने, या कोई और जीव है जिसने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से पल के 2 असंख्यतम भाग जितना कम बंद कर रहा है तो उसका अबाधा काल भी 7000 वर्ष में से 2 समय कम का होगा। इस तरह से ये पूरी टेबल दे रखी है जिससे आप अबाधा काल निकाल सकते हैं। मैडम, हाँ जी, ये पूछना था, ये पल के असंख्यातवें भाग में कितना समय लेना, क्योंकि पहला भी पल का असंख्यातवां भाग है, फिर दूसरा भी पल के असंख्यातवां भाग है, तो कितना टाइम लेना पल के एक तो पल्योपम जो है वो उपमा का एरिया है, मतलब उपमा के द्वारा समझाया गया है क्योंकि उसको हम गिन के नहीं बोल सकते, है ना, तो उपमा के द्वारा समझाया गया है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कितना। बस हमें ये समझना है कि पल्योपम जितना होता है, अगर एक पल्योपम के में असंख्य की राशि भी गिनी नहीं जा सकती ना, अनकाउंटेबल है, तो सिर्फ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पल्योपम अगर मैं एक लूं और उसके असंख्य भाग कर दूं तो उसका एक भाग जितना होगा वो कहलाएगा पल का असंख्यतम भाग। अगर मैं ऐसे 2 असंख्यतम भागों को चूज करूं
तो वो कहलाएंगे पल के 2 असंख्यतम भाग। ऐसे 3-4 संख्ये असंख्यतक हो जाएंगे। एक समय भी पल का असंख्यतम भाग नहीं हो सकता? वैसे तो हो सकता है, पर यहाँ जो बात की जा रही है वो बड़ी बात की जा रही है। अंतर्मौरत भी पल्योपम का असंख्यतम भाग ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम इतना कम वाला नहीं ले रहे। यहाँ जो हम ले रहे हैं वो संख्यात वर्षों से अधिक वाला ले रहे हैं। ठीक है मैडम। और किसी का कोई डाउट? एक बार आपने वो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री वाली स्थिति बताई थी ना? हाँ, एक बार वापस बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ। एकेंद्रिय वैसे हम इसी चैप्टर में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी आप कर लीजिए। एकेंद्रिय का है एक साग्रोपम, मैक्सिमम जो वो बंद करेगा मोनिय का एक साग्रोपम। बेंद्रिय का है 25। साग्रोपम, ओनली साग्रोपम, एक साग्रोपम 25 साग्रोपम। तेंद्रिय का है 50 साग्रोपम। चौरेंद्रिय का है 100 साग्रोपम। और असन्नी पंचेंद्रिय का है 1000 साग्रोपम। ये एक साग्रोपम 1/7 साग्रोपम नहीं होगा? हाँ, एक साग्रोपम होगा या 1/7 साग्रोपम होगा? हाँ, 1/7 साग्रोपम बोलेंगे कि एक साग्रोपम के यदि 7 भाग किए जाए तो उसका 1 भाग। हाँ, 1/7 साग्रोपम होगा ना स्थिति उनके। जब हम है ना ये निकालेंगे ना मोहनीय कर्म, तो हम क्या करेंगे 70/70 साग्रोपम करेंगे ना। 70 कोटा कोटि साग्रोपम अपॉन 70 कोटा कोटि साग्रोपम इंटू 1 साग्रोपम, तो आंसर 1 साग्रोपम ही आएगा ना, 1/7 नहीं आएगा तब। अच्छा, तो एक साग्रोपम का मैक्सिमम वो मोहनीय कर्म बांध सकता है। दूसरे कर्म 1/7 में भी हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी 10 कोटा कोटि साग्रोपम की है इस जो शुभ कर्म है, अगर मैं उसकी निकालूंगी तो वो 1/7 साग्रोपम आएगा। लेकिन मैं की एक साग्रोपम की। मोनी की 1 साग्रोपम आ जाएगी। तो अब जो हमने ये 70 कोटा कोटि साग्रोपम से में अबाधा काल एक एक समय कम करते गए, ऐसे पल के असंख्यतम भाग कम करते करते जब मैं 60 कोटा कोटि साग्रोपम का बंद करूंगी, तो अबाधा काल भी एक एक समय कम करते 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 मेरे पास आंसर आ जाएगा 6000 वर्ष। यानी 60 कोटा कोटि साग्रोपम का बंद करने पर अबाधा काल 6000 वर्ष का हो जाता है। ठीक है सर? अभी किसी का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, हमारा समय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। पहले आपने कराया था, एक बार वापस देख लेंगे सॉल्व करके। ठीक है के साथ में नवका ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल के हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आचार्य भगवान यह ज्ञान हमारे भीतर में सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो या आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय।